But just listen to me. It's more important to live in the now. It doesn't. And live like we're gonna die tomorrow than live like we have 20 years ahead of us or however many years. क्या हाल है मेरे दोस्त? आज हम कवर कर रहे हैं जेराल्ड माइकल बुलिंगर के अविश्वसनीय मामले को। मेरे पीछे ठीक वही है जहां जांचकर्ताओं का कहना है कि 3 मृत शरीर पाए गए सोमवार 19 जून 2017। Exactly, where investigators say they discovered 3 dead bodies. कैल्डवेल, इडाहो में डिप्टी एक वेलफेयर चेक कर रहे हैं जब जेराल्ड माइकल बुलिंगर 60 के एक चिंतित रिश्तेदार ने उनसे संपर्क किया, यह कहते हुए कि उनसे लंबे समय से संपर्क नहीं हुआ है। संपत्ति में प्रवेश करने पर डिप्टीज ने फार्म हाउस के पास एक शेड के अंदर छुपे हुए 3 शवों की खोज की। यह वह जगह है जहां मुर्गियां रहती हैं, घास का शेड। विवरणकर्ता, तीनों गर्मी के कारण बहुत बुरी तरह से सड़ चुके थे, जिसका मतलब था कि किसी भी सकारात्मक पहचान के लिए दंत रिकॉर्ड और डीएनए नमूनों की आवश्यकता होगी, जो कि एक समय लेने वाली प्रक्रिया है। उन्हें प्लास्टिक से ढका हुआ था और पंक्तिबद्ध किया गया था, जिससे ऐसा लग रहा था कि उन्हें मौत के बाद हिला दिया गया था और मोटे झाड़ियों ने उन्हें दृष्टि से छुपा दिया था। संपत्ति के अंदर अधिकारियों ने कई मृत जानवर पाए और सभी जीवित जानवरों को हटा दिया क्योंकि एक जांच शुरू हुई। नाद्या, अब केवल कुत्ते ही चर रहे हैं। विवरणकर्ता कुत्ते, सांप और पक्षी सभी संपत्ति पर पाए गए थे, भूखे और बिखरे हुए। हालांकि एक कुत्ते को रिपोर्टेडली गोली मारी गई थी। गंभीरता से ये अच्छा है, इसे अच्छी पकड़ दें, वहां आप जाइए। दूसरे हाथ से उस हाथ को सहारा दें, ठीक इसी तरह। ट्रिगर को खींचे, अपनी उंगली ट्रिगर गार्ड में डालें और इसे शूट करें। ठीक है, लक्ष्य पर निशाना लगाएं, इसके बारे में मत सोचो, बस ट्रिगर को खींचो। Seriously, it's just cool. Get a good grip on it. There you go. Other hand, support that hand just like that. Cock the trigger, put your finger in the trigger guard and shoot it, okay? Aim at the target. विवरणकर्ता, बुलिंगर ने हाल ही में कैल्डवेल में फार्म हाउस खरीदा था अपनी 10 साल की पत्नी 56 वर्षीय चेरिल बेकर के साथ। चेरिल ने हाल ही में अपने कला शिक्षक की नौकरी से रिटायरमेंट लिया था और ओकडेन, यूटा में परिवार का घर बेचने के लिए रह रही थी, इससे पहले कि वह उनके साथ शामिल होती, जिससे उन्हें कुछ मरम्मत करने और संपत्ति को उनके लिए सजाने का समय मिल सके। यह जोड़ा समय अलग बिताने के आदी थे, लेकिन पूर्व सहकर्मियों ने चेरिल के स्थानांतरण के बारे में, उत्साह के बारे में बात की। वह सेवानिवृत्त होने और अपने पति के साथ प्रकृति से घिरे समय बिताने के लिए उत्साहित थी। यह जोड़ा दोनों ही उत्साही हाइकर्स थे और बाहर समय बिताना पसंद करते थे। ग्रैंड कैनियन के माध्यम से राफ्टिंग करना और ओकडेन के पहाड़ों पर खच्चरों के साथ चढ़ाई करना उनकी कई रोमांचक गतिविधियों में से कुछ थे और उन्हें उनके करीबियों द्वारा अक्सर मटर और मिर्च की जोड़ी के रूप में वर्णित किया गया था। जो समय उन्होंने एक साथ बिताया, उसने इसे और मजबूत किया। एक ही रुचियों और धार्मिक मान्यताओं को साझा करते हुए, हालांकि सब कुछ वैसे नहीं था जैसे कि दिखा रहा था। मरम्मत करने के बजाय बुलिंगर ने अपनी 2 साल की गर्लफ्रेंड और उसकी बेटी को उनकी पालतू जानवरों की बड़ी संख्या के साथ संपत्ति में स्थानांतरित कर दिया। नदाजा मेडले 48 और उनकी बेटी पेटन 14 को कोई अंदाजा नहीं था कि जेराल्ड की एक पत्नी भी थी। आज तक किसी को नहीं पता कि उसकी योजना क्या थी। जब उसे पता था उसकी पत्नी जल्द ही उसके साथ रहने आएगी, तो उसने अपनी प्रेमिका को संपत्ति में क्यों रखा। हालांकि कई लोग मानते हैं कि यह द्वंद्व हत्या का कारण हो सकता है। नदाजा के एक मित्र ने उसके साथ रात बिताने से उसकी अनिच्छा और अंतरंगता की कमी का वर्णन किया, जिससे वह उसे फार्म हाउस में ले जाने के लिए प्रेरित हो सकता था। यह विश्वास करते हुए कि उसकी पत्नी के आने में कुछ हफ्ते बचे हैं, से उसे समाधान निकालने का समय
मिल सकता था। हालांकि संपत्ति पर उनके घोड़ों को स्थानांतरित करने की उसकी योजना इस सिद्धांत पर संदेह करती है। शायद उसने आशा की होगी कि चेरिल उन्हें रहने देगी, लेकिन हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे। एक अनुबंध पायलट के रूप में अपनी पत्नी से हफ्तों दूर रहना उसके लिए असामान्य नहीं था और वह उनके साथ बिताए गए समय से संतुष्ट थी। अक्सर नौकरियों के बीच केवल कुछ ही दिन थे। कुछ लोग सोचते हैं कि शायद इस तरह से वह अपने प्रेम संबंध को छिपाकर रखने में सक्षम था, अपनी प्रेमिका के गुप्त रूप से समय बिताना, लेकिन इतनी बजे लौटना कि उसकी पत्नी को शक ना हो। नदाजा को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में वर्णित किया गया था जो कभी भी किसी भी विवाहित व्यक्ति के साथ इतना घनिष्ठ संबंध नहीं बना पाती। उनके पास एक मजबूत नैतिकता थी और अपनी बेटी की रक्षा करनी थी। एक श्रृंखला के नुकसानों के बाद वह संभवतः अपने परिवार के लिए अत्यधिक सुरक्षात्मक थी और विश्वास बनाने में समय लगता था। इसलिए जब उसने किसी को इतना ईमानदार पाया और उसकी बेटी को अपने बच्चे की तरह प्यार करने के लिए तैयार पाया, तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह अंततः उसके साथ रिश्ते में आ गई। हत्याओं से पहले नदाजा के अपने और अपनी बेटी के साथ काल्डवेल में स्थानांतरित होने के बारे में उत्साहपूर्वक फेसबुक पर पोस्ट किया, जो माइक की नई नौकरी में स्थित होने के बाद होने वाला था। अपने पति और पेटेन के पिता की 2014 के मध्य में मृत्यु और उसी समय के आसपास एक बच्चे के नुकसान से अभी भी उभरते हुए यह परिवार के लिए एक नई शुरुआत की तरह महसूस हो रहा था। उन यादों से दूर उनके लिए अपना रास्ता बनाने के लिए एक नई जगह। माइक ने उसकी बेटी को शूट करना सिखाया था और दोनों ने एक विशेष रूप से मजबूत बंधन स्थापित किया था, एक ऐसा जिसने पेटेन को जल्द ही उसे पिताजी कहना शुरू कर दिया। और एक साथ रहने की क्षमता रिश्ते को और मजबूत कर देती। पेटेन किसी भी किशोरी की तरह सोशल मीडिया पर सक्रिय थी और अक्सर वीडियो अपलोड करती थी। हेलो हर कोई, मैं पेटेन हूँ और मैं एक नए वीडियो के साथ वापस आ गई हूँ। मेरी माँ के साथ हाय। Hello everybody, it's me, Peyton, and I am back for another new video with my mom. Hi. वक्ता अधिकांश वीडियो उसकी माँ के साथ थे, लेकिन उनमें से एक में उसे बुलिंगर के साथ खेलते हुए दिखाया गया है। 1, 2, 3 दोनों हंसते हुए। ओह ओह, वक्ता पत्तियों में लौटते हुए और हंसते हुए, उनमें कोई असहजता नहीं थी। पेटन अपनी माँ के साथ उतनी ही खुश थी। अपनी माँ और उसे अक्सर बाहर ले जाने के कारण यह समझना मुश्किल नहीं था कि नदजा माइक के साथ क्यों जाने के लिए इतनी तैयार थी। 1, 2, 3. Oh shit! Uh-oh. तो हम अपनी यात्रा के दूसरे दिन पर हैं। बहुत अच्छा, हम अभी-अभी व्हाइट वाटर राफ्टिंग से वापस आए हैं। वक्ता ये आउटिंग्स उनके जीवन में वित्तीय संघर्षों को समझा सकते हैं। जब नदजा को किराए के पैसे देने में परेशानी हो रही थी, तब वह उसकी मदद करने में असमर्थ था और कथित तौर पर अपने पिछले पत्नियों के लिए उपहार खरीदने में भी असमर्थ था, जबकि उसकी मोटी तनख्वाह थी। लेकिन समानताएं यहीं समाप्त नहीं होती। दोनों महिलाओं ने संपत्ति पर मौजूद शेड का जिक्र किया था। नंदजा, यहाँ मुर्गियां रहती हैं, घास का शेड, आप घर को पेड़ों के कारण देख भी नहीं सकते। वक्ता चेरिल की योजना इसे एक आर्ट स्टूडियो में बदलने की थी, जो कि उनके शवों की खोज की भविष्यवाणी करती हुई प्रतीत होती है। एक भयानक संयोग, लेकिन फिर भी एक संयोग। दोनों महिलाओं के रिश्तेदारों का कहना है कि उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि दूसरी भी मौजूद थी, जिससे इस मामले में पहला और सबसे व्यापक रूप से माना जाने वाला सिद्धांत उत्पन्न होता है।
चेरिल ने अपनी सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद अपने पति को सरप्राइज देने का फैसला किया और ओगडेन से कार्लवेल तक की 5 घंटे की यात्रा की। उनके भाई को इस यात्रा के बारे में तभी पता चला जब एक दोस्त ने उसे इस दौरे के बारे में बताया। उसकी यात्रा कुछ हफ्तों बाद तक अपेक्षित नहीं थी जब उनका घर बिक गया होता, लेकिन स्पष्ट रूप से कुछ ने उसे यह यात्रा करने के लिए प्रेरित किया। जब उसने संपत्ति पर पहुंचकर देखा तो बुलिंगर को एहसास हुआ कि उसकी 2 दुनियाएं टकराने वाली थीं। उसकी पत्नी की उपस्थिति से वह पूरी तरह से एक अलग तरीके से आश्चर्यचकित हो गया था। यहाँ से राय बांटने लगी कि किसे पहले गोली मारी गई। कुछ का मानना है कि चेरिल को उसकी बेवफाई से बचाने के लिए सबसे पहले नादाजा और पेटेन की जान ली गई, जबकि अन्य मानते हैं कि चेरिल को पहले गोली मारी गई थी। उसका भाई ब्रायन बेकार उत्तर खोजने में संघर्ष कर रहा है। केवल यह सोच सकता है कि शायद उसे गोली मारी गई और मार दिया गया क्योंकि ओगडेन के घर से मिले पैसे का उपयोग करके अपने प्रेमिका के लिए उसे छोड़ने की योजना विफल हो गई थी। उसने जो वित्तीय संघर्ष झेले थे वह इस सिद्धांत का समर्थन करते हैं कि वह उस पैसे से एक नई शुरुआत कर सकता था। चूँकि घर का एकमात्र मालिक चेरिल थी, शायद उसने उसके मारने के बाद उस पैसे को विरासत में लेने की उम्मीद थी। शायद नादाजा या पेटेन ने कुछ ऐसा सुन लिया था जो उन्हें नहीं सुनना चाहिए था। शायद कुत्ता भौंकना बंद नहीं कर रहा था और उसे चुप कराने के लिए उसने गोली चलाई, जिसने जांच को उकसाया, या शायद वह अपने पीड़ितों की रक्षा करने के लिए कोशिश कर रहा था। उस रात एकमात्र सबूत उसकी पत्नी के फोन से भेजे गए एक पाठ संदेश के रूप में आता है, जिसमें एक दोस्त से कुत्तों का ख्याल रखने का आग्रह किया गया था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वह ओगडेन वापस आएगी या नहीं। हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे कि कौन पहले मरा या बुलिंगर में 100 के शेड में क्यों स्थानांतरित किया गया। पड़ोसियों का दावा है कि उन्होंने चीखें सुनी थी, लेकिन कोई गोलियों की आवाज़ नहीं। हालांकि किसी ने उनके बारे में तब तक रिपोर्ट नहीं की जब तक कि 100 नहीं मिले। घर सिर्फ 25 फुट की दूरी पर होने के बावजूद इस अपराध का लगभग 2 हफ्तों तक नज़रअंदाज किया गया। आज भी लोगों को भ्रमित करता है। फिर भी इन सिद्धांतों से भी सवाल उठते हैं। क्या कारण हो सकता है कि एक प्रतीत होने वाला प्यार करने वाला पति रातों रात हत्यारा बन जाएगा, हंसते हुए, और आपको पता है कि यह होने वाला है। नादाजा, खैर, क्या यहाँ होने वाला है? क्या आपने सुना? दोनों हंसते हुए। यह कुछ ऐसा था जो दशकों से उसके आसपास के लोगों के सामने पहनी हुई नकाब के नीचे बढ़ रहा था। Well, is this going to happen here or what? Or what? Did you hear that? जितना अचानक दिखता था उतना नहीं। क्या ऐसी चेतावनी के संकेत थे जिन्हें उसने अतीत में छुपा रखा था? उसके जीवन के सबसे खुशी के दिनों में से एक होना चाहिए था, लेकिन यह बेवफाई और दुर्व्यवहार के एक दशक की शुरुआत बन गया। साक्षात्कारों में उसने कहा कि उसे यह गलती लग रहा था जिस क्षण वे अपने हनीमून के लौटे। जल्द ही बहस शारीरिक हो गई और उसने अपनी जान के लिए डर महसूस किया। बहसों के दौरान वह उसे चुप कराने के लिए मारता था, उसे मौखिक रूप से अपमानित करता था और उसे तोड़ देता था। उसके विवाह के पहले 2 से 3 वर्षों तक दुर्व्यवहार पूरी तरह से जारी रहा और उसके कुछ चर्चे और यहाँ तक कि उसके अपने माता पिता से भी गुहार लगाने के बावजूद
कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। जोड़ों की काउंसलिंग और थेरेपी की तलाश करने के बावजूद कोई भी यह मानने को तैयार या सक्षम नहीं था कि बुलिंगर इतना हिंसक हो सकता है। बेटर्स के लिए थेरेपी के लिए भेजे जाने के बाद भी उसने वास्तव में अपने व्यवहार में सुधार या बदलाव नहीं किया और उसके आसपास के लोगों ने उसे बढ़ावा दिया। मौतों के बारे में जानने के बाद गार्सिया ने सोचा कि शायद यही हस्तक्षेप से इन मौतों को रोका जा सकता था। उन प्रणालियों में बहुत कुछ गलत था जो चर्च में उन लोगों के सुरक्षा के लिए डिजाइन की गई थी जिन्होंने अपमानजनक व्यवहार में फंसे थे और उनके दुर्व्यवहार को चुनौती देने के बजाय उसे सक्षम बनाया। मंदिर से तलाक के लिए चर्च के माध्यम से पहुंच से वंचित वह तब तक फंसी रही जब तक उसने उसे अपनी प्रेमिका के लिए छोड़ने का फैसला नहीं किया। तलाक के बाद भी उसका हिंसक व्यवहार जारी रहा। इडाहो स्टेट्समैन से बात करते हुए जैकी ने स्वीकार किया कि उनके 2 बेटों में से एक को एक बार बुलिंगर ने थप्पड़ मारा था, जबकि उसने किसी भी प्रकार की शारीरिक अनुशासन पर प्रतिबंध लगा दिया था। उसका एकमात्र संरक्षण ही शायद उसके बच्चों को और अधिक दुर्व्यवहार से बचा रहा था। लेकिन उसके बेटों को बिठाकर यह कहना कि उसका व्यवहार उनकी मां का काम नहीं है, चिंता का विषय था। फिर भी उसके अलावा उसने कभी सुना नहीं था कि बुलिंगर ने अपनी किसी अन्य पत्नी के साथ शारीरिक हिंसा की हो। 1988 में अफेयर के कारण तलाक के समय तक ऐसा माना जाता है कि माइक ने अपनी सदस्यता त्याग दी थी या मॉर्मन चर्च से निष्कासित कर दिया गया था। यह स्पष्ट नहीं है कि उसने अपने पत्नियों और प्रेमिकाओं के साथ छेड़छाड़ के लिए धर्म का उपयोग किया था या नहीं, और जबकि उसकी दूसरी पत्नी के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है जो 1988 के अफेयर का विषय थी। गार्सिया का मानना था कि वह हमेशा वही बन जाता था जिसकी किसी को जरूरत होती थी। जैकी गार्सिया के लिए वह एक साथी लैटर डे सेंट था, उसके विश्वविद्यालय में एक डिम्पल फ्रेशमैन। चेरिल बेकर के लिए वह एक ऐसा व्यक्ति था जो प्रकृति से प्यार करता था और उसके साथ हिंदू मंदिर में जीवन सदस्यता रखता था। नज्जा मेडले के लिए वह एक साथी नास्तिक था और कोई ऐसा व्यक्ति जिसने जानवरों के प्रति उसकी करुणा और प्रशंसा को साझा किया। और अंत में पैटन के लिए कोई ऐसा व्यक्ति जिसे पिताजी कहने योग्य समझा गया था, कोई ऐसा जिसने दोनों उसकी माँ और उसे रॉयल्टी की तरह व्यवहार किया, जिस पर वह अपने जीवन का भरोसा कर सकती थी। बुलिंगर उन सभी भूमिकाओं को निभाने में सक्षम था, लेकिन उसका समाजोक्ति और बेवफाई सभी रिश्तों में उसका पीछा करती रही। वह चेरिल और नज्जा दोनों के लिए परफेक्ट था। हंसते हुए, और आपको पता है कि यह होने वाला है। नज्जा, खैर, क्या यह यहाँ होने वाला है या क्या? आपने सुना? हंसते हुए, जेराल्ड हंसते हुए, वक्ता, दोनों रिश्तों में वह प्रतीत होता है कि खुश था, लेकिन यहाँ तक कि यह भी उसके लिए वफादार रहने के लिए पर्याप्त नहीं था। हालांकि उसकी दूसरी पत्नी के बारे में बहुत कम ज्ञात है। यह माना जाता है कि बुलिंगर ने दोनों शादी की और बेवफाई के कारण उससे अलग हो गया। यह उसे चेरिल से शादी करने की ओर ले गया। अपने पहले पत्नियों के विपरीत चेरिल अलग थी। वह इतनी रचनात्मक थी कि उसने थोड़ी मदद के साथ अपनी शादी की पोशाक खुद बनाई, लेकिन बाद में नज्जा के साथ बहुत समान थी। उनके सभी रिश्ते एक आम रास्ते पर चलते थे, अक्सर बेवफाई के साथ शुरू और समाप्त होते थे। जब तक रिश्ता खत्म नहीं हो जाता था, उन्हें इसका पता नहीं चलता था। वे रिश्तों के बीच बिना झिझक आसानी के आगे बढ़ सकते थे। शायद यही वह चीज थी जिसने उन्हें पुलिस से बचाने की मदद की। यह साइकोपैथी ही है जो जैकी को सोचने पर मजबूर करती है।
कि शायद उन्होंने कोई और शिकार ढूंढ लिया था। अधिकारियों के विश्वास के विपरीत उन्होंने कई इंटरव्यू में कहा है कि उन्हें नहीं लगता कि उन्होंने अपनी जान ली होगी। वे अहंकारी और गर्वीले थे और इसे कभी विचार में नहीं लाते। उनके शिकारों के कई दोस्तों और परिवारों ने भी इस बयान का समर्थन किया है। वे अपने अपराध बोध के कारण आत्महत्या करने से अधिक संभावना रखते थे कि वे किसी अन्य महिला को अपने साथ ले जाएं। जैसा कि कई लोग मानते हैं कि वे उस अपराध बोध को महसूस करने में असमर्थ थे। माइक को 2017 से नहीं देखा गया है। जुलाई उस वर्ष उनका वाहन एक अलग कैंपग्राउंड के पास छोड़ दिया गया। कोई भी उनका पता नहीं लगा पाया। हालांकि अधिकारियों को दृढ़ विश्वास है कि अपराध के तुरंत बाद उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन यह भी मामले के अन्य हिस्सों की तरह विवाद ही है। व्यापक उत्तरजीविता कौशल के साथ कुछ लोग मानते हैं कि वे पूर्वी तट पर पहुंच सकते थे या पूरी तरह से देश छोड़ सकते थे। उनके पास लगभग 10 दिनों की बढ़त थी, जिससे उन्हें ग्रिड से बाहर निकालने और किसी अन्य अनजान पीड़ित के साथ नया जीवन शुरू करने की अनुमति मिल गई। कवरेज ज्यादातर स्थानीय होने के कारण उनके लिए रडार के नीचे रहना मुश्किल नहीं होता। जो चाहा गया था या जिसकी जरूरत थी उसके अनुसार ढलने की उनकी क्षमता ने एक आदर्श अलिबाई प्रदान की। रिपोर्ट की गई दृष्टियों ने उन्हें विभिन्न स्थानों पर देखा। यह सवाल उठता है कि क्या वह अकेले काम कर रहे थे और क्या उन्हें अधिकारियों से बचने में मदद मिली है। हालांकि वे हत्याओं में शामिल नहीं हो सकते थे, लेकिन उन्होंने आसानी से उनके भागने में सहायता की। ये सहयोगी कोई भी हो सकते हैं, एक नई गर्लफ्रेंड या उनका करीबी दोस्त, समाज में छलावा करने में माहिर होने और दूसरों की ज़रूरतों के अनुसार ढलने की क्षमता के साथ उनके लिए किसी भी सवाल का जवाब देना मुश्किल नहीं होता। जैसे उन्होंने नादाजा और उसकी स्थिति का फायदा उठाया, वे आसानी से किसी अन्य असहाय पीड़ित को ढूंढ सकते थे। स्थानीय अधिकारियों का मानना है कि वे बेर झील के पास कहीं मर गए, जो कि इटाओ सीमा पर स्थित है। पीड़ितों के करीबियों ने इस सिद्धांत का भारी विरोध किया कि उन्होंने आत्महत्या की। इसका मतलब यह हो सकता है कि वे तत्वों के संपर्क में आने या जंगली जानवरों के हमलों से मर गए। जब तक उनके अवशेष नहीं मिल जाते, हम कभी ठोस उत्तर नहीं मिल सकता। इसका मतलब है कि फॉरेंसिक साक्ष्यों के बावजूद उन्हें हत्याओं से जोड़ने के लिए यह मामला अभी भी अनसुलझा है। फिलहाल उनके पीड़ितों के रिश्तेदार और दोस्तों अब भी अपनी जिंदगियां फिर से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अन्य लोग पुराने फेसबुक पोस्टों को पढ़ रहे हैं या समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने किस संकेतों को याद किया था, यह सोचते हुए कि क्या वे इसे किसी तरह रोक सकते थे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन को दबाना ना भूलें और सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलते हैं। धन्यवाद। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप और देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें। And yeah, subscribe if you're new, like this video if you want to see more. Comment down below, what's your New Year's resolution? What do you want to do? What will make you happy to do? And yeah, I'll see you guys next time. Bye.